हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने लॉ स्टूडेंट्स के लिए एलएलबी क्लास यानी कि एलएलबी क्लास करेंगे। और एलएलबी में फर्स्ट सेमेस्टर की हम विधि शास्त्र की क्लास कर रहे हैं, खासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्सों को कई चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। और सामना किस चीज़ का करना पड़ रहा है? नोट्स के नहीं मिल रहे, चीज़ें समझ में नहीं आ रही। और विधि की कहीं ना कहीं इस तरह की लैंग्वेज है, आपको अनुवादित लैंग्वेज एक तरह से मानी जाएगी। यानी कि आपने एक चीज़ सुनी होगी कि कानून की किताब यानी कि कानून को एक तरह से अध्ययन हर व्यक्ति कर लेता है, पर कानून की जो लैंग्वेज है, कानून की जो भाषा है, वो हर कोई नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? उसका रीज़न जब आप एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे और आप हर स्टूडेंट क्या करता है, सबसे पहले यही काम करता है कि अपने बेयर एक्ट ले लेता है। अब बेयर एक्ट क्या, या फिर आप ये मान के चलिए जब बेयर एक्ट ले लोगे तो आप क्या करोगे, आप सीआरपीसी और आईपीसी की लैंग्वेज हिंदी में पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि और उसी को इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश में अगर कोई स्टूडेंट होगा तो इंग्लिश में उसकी फ्लुएंट इंग्लिश मिलेगी। हिंदी अनुवाद क्या मिलेगा? हिंदी अनुवाद ऐसा मिलता है जो कहीं ना कहीं। तो चलिए क्या नाम, अब देखते हैं आज का जो टॉपिक है। यानी कि आज हम क्या है, विधि शास्त्र के आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। यानी कि विधि शास्त्र आपने देखा होगा, विधि शास्त्र दो तरह से पूछा जाता है, यानी कि विधि शास्त्र 1 और विधि शास्त्र 2। तो फर्स्ट सेमेस्टर में विधि शास्त्र 1 होता है, फिर सेकंड सेमेस्टर में विधि शास्त्र 2 होता है। तो विधि शास्त्र 1 में हम देखेंगे जातीयवाद सिद्धांत, यानी कि जातीयवाद सिद्धांत के बारे में आज देखेंगे। और जातीयवाद सिद्धांत क्या कहता है? यानी कि जातीयवाद सिद्धांत एक तरह से हमारे एक तरह से जो चीज़ों को कहीं ना कहीं वंशानुगत जो चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में बताता है। तो कहीं ना कहीं जो पहले से चली आ रही है और कहीं ना कहीं हमारी फैमिली से रिलेटेड एक तरह से कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, तो क्या है आगे, क्या है जातीयवाद सिद्धांत। यानी जातीयवाद सिद्धांत क्या है? जातीयवाद सिद्धांत एक तरह से यानी कि क्या था, ये नाजियों द्वारा प्रतिपादित था। यानी जो नाजी लोग थे, नाजियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार विधि को रक्त की यानी एक तरह से वंशाणुगत माना गया था। यानी कि जो जैसे मान के चलिए जाति क्या होती है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे पिताजी की जो जाति होगी वो मुझे मिलेगी, उनके जो पिताजी की जाति होगी, उस तरह से कॉन्सेप्ट चलेगा। यानी कि वंशाणुगत चल रहा था, से संबंधित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जाति की शुद्धता। यानी कि जाति की शुद्धता मतलब कि क्या है, कोई XYZ जाति का है तो XYZ का ही उसका बच्चा होगा और वही क्या है एक तरह से उस कार्य को माना जाएगा। ठीक है, जाति यानी कि शुद्धता उसमें ये मानी गई थी। यानी कि जाति सिद्धांत की शुद्धता बनाए रखने की बात कही थी। जैसे आज भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, वो क्या करती हैं शुद्धता के लिए, वो अपने ही एक तरह से ब्लड रिलेशन में शादी करती हैं और अपने ही ब्लड रिलेशन से बाहर जाने की कोशिश नहीं करती। कहते हैं कि शुद्ध खून एक तरह से माना जाता था। पुराने समय में शुद्ध खून यानी कि शुद्ध ब्लड या फिर एक तरह से शुद्ध जाति, वो कॉन्सेप्ट चलता था पुराने ज़माने में। बहुत सारी कुरीतियाँ थी जो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक तरह से अनवैलिड थी। ठीक है, पर कहीं ना कहीं जो हमारे जो समाज में उस चीज़ को अवॉइड करा और कहीं ना कहीं उस समाज को इस तरह से लेके आ गए कि जातीय कॉन्सेप्ट में, यानी शुद्ध जाति की कॉन्सेप्ट में आ गए हम। चलिए, नाजियों ने विधि को यानी कि यहूदियों के दमन का अच्छा अस्तित्व मानकर यहूदियों को समानता के अधिकार से वंचित रखा। किससे वंचित रखा? समानता के। नाजियों ने अपनी जातिवाद विचारधारा के कारण जर्मनी में 1900 यानी कि 1900 के दीवानी संहिता का घोर विरोध किया। किसका? दीवानी। यानी कि एक आपको पता होगा कि एक दीवानी कानून होता है और एक दूसरा कानून कौन सा होता है, या आप विधि के क्षेत्र में आ चुके हैं तो आपको पता होगा कि दो तरह का, एक सिविल और एक क्रिमिनल। क्योंकि यह यानी कि अधिकांशतः रोमन विधि पर आधारित था, जो जर्मनी जाति के लिए एक विदेशी विधि थी। इस विचारधारा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि का यानी कि क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय विधि का बंधनकारी प्रभाव केवल हो गया, यानी कि एक तरह से लिमिटेशन हो गई। जैसे कि मान लीजिए कि ये दायरा है, यानी कि ये एक तरह से ये 4 दीवारी है, मुझे इसके बाहर जाके काम नहीं करना, यानी कि एक तरह से लिमिटेशन हो गई। केवल जहाँ पर आ गया तो केवल का मतलब होता है एक तरह से लिमिटेशन। यानी कि आप जब पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप केवल का वर्ड मतलब मान के चलो लिमिटेशन, केवल वर्ड जहाँ पर भी आ जाए वहाँ लिमिटेशन माने। इस कारण यानी इसका कारण एक तरह से इस कारण ये माना जाता है, या इसका कारण ये माना जाता है क्योंकि राष्ट्रीय को सहमति पर आधारित करा गया था। ठीक है, और इसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधि के यानी किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति असहमति व्यक्त किए जाने पर
उस राष्ट्र के प्रति एक तरह से बाध्यकारी प्रभाव समाप्त हो जाना असंभव है। अतः नाजियों द्वारा प्रतिपादित जातिवाद सिद्धांत को आतंकवादी नीति का पोषक कहा जाता है। क्यों? अब आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि ये क्या करता है, लिमिटेशन पैदा करता है, एक तरह से लिमिटेशन पैदा करता है। दूसरा ये कहता है यानी कि रक्त और वंशाणुगत के संबंध पर, यानी कि जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया वो, क्योंकि जातिवाद का क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसा ही आता है। सीधी सीधी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, डेफिनेशन आपको बताया जातिवाद सिद्धांत क्या है, फिर आपको क्या लिखना है, नंबर 1 ये क्या करता है, ये एक सीमित क्षेत्र तक सीमित, यानी एक क्षेत्र तक सीमित रहता है। दूसरा ये क्या होता है, वंशाणुगत चलता है, यह रक्त संबंध स्थापित करता है। ये क्या करता है, यह एक तरह से असमानता का भाव पैदा करता है। ये क्या है, यानी कि सीमित क्षेत्र, सीमित राष्ट्र, सीमित स्थिति को एक तरह से जागृत करता है। ये क्या है, रोम विधियों पर आधारित है। जैसे आज भी आपने मुझे तो लगता नहीं कोई इतना डीपली, कि जो एक तरह से ये मान के चलिए जो डीपली पढ़ रहा होगा या कभी भी डीपली पढ़ा होगा, तो रोमन में एक चीज़ कही जाती थी, यानी कि वहाँ पर उसमें आज भी ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट एक तरह से ये माना जाता है कि प्योर ब्लड होना चाहिए, यानी कि प्योर ब्लड वाला कॉन्सेप्ट यहीं से रक्त एंड वंशाणुगत का कॉन्सेप्ट आया था। अब प्योर ब्लड वाला कॉन्सेप्ट जब आप समझोगे, वो एक तरह से डीपली समझ जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ जाओगे कि पूरी कहानी क्या है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैं इस तरह से यहाँ पर चीज़ों को एक तरह से बता नहीं सकता, वो उसके लिए आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। पर वो कहीं ना कहीं हमारे विषय से संबंधित नहीं है, वो एक तरह से नॉर्मल एजुकेशन के लिए आप पढ़ सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम एक तरह से किस तरह के केस लड़ते हैं या फिर किस चीज़ के प्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि लॉर्डशिप, यानी कि वहाँ जब एक तरह से प्रेजेंट करते हैं हम, तो ये क्या कहते हैं, लॉर्डशिप यहाँ पर, यानी कि उस टाइम पे इस कुरीतियों को फॉलो करा जाता था। पर आज के परिवेश के अनुसार इन कुरीतियों को क्या करता जा रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह के जो कार्य हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करी जाए, क्योंकि ये समाज के लिए एक तरह से बुरे प्रभाव को जागृत करती है। तो ये कई इस तरह के एग्जाम्पल, तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको पता होना है। छोटी छोटी चीज़ भी आपको लिख के रख लेनी है, डायरी बना लेनी है, कहीं ना कहीं चीज़ों को कर लेना है, जिससे क्या हो, आपको जब आप यानी फर्स्ट सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर तक आप जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करोगे, इन सब चीज़ों को लिखते चल जाओगे। जब लिखते चल जाओगे, कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, एक मोटी किताब तैयार हो जाएगी। और फिर क्या होगा, जैसे ही करोगे, लॉर्डशिप ये एग्जाम्पल है, ये पहले क्या है, इस तरह की परंपरा थी, पर अब इस तरह की चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।